हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर सीजीपीएससी। मैं हूं वंशिका। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट एसेज। सबसे पहले हम ये देखते हैं मेंस के सिलेबस में एसे से रिलेटेड क्या चीज़ें दी गई है। टोटल हमारे 7 पेपर्स होते हैं मेंस में। 7 पेपर्स में जो सेकंड पेपर होता है वो होता है एसे राइटिंग का। इसमें हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल इश्यूज़ पे हमको ऐसे लिखना है। पार्ट 2 में छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल इश्यूज़ पे ऐसे लिखना है। टोटल 3 घंटे का हमारे पास टाइम रहेगा। टोटल जो मार्क्स है पेपर का वो है 200। हर एक पार्ट में हमको 4 टॉपिक्स दिए गए होंगे और उसमें से किसी 2 टॉपिक पे हमको ऐसे लिखना है। और हर एक जो टॉपिक है उसको हमको 750 वर्ड्स में उसका ऐसे लिखना है और इट विल कैरी 50 मार्क्स। मतलब आपको 50 मार्क्स के 4 ऐसेज लिखने हैं एंड हर एक ऐसे जो रहेगा वो आपका 750 वर्ड्स का होना चाहिए। और क्या चीज़ें दी गई हैं, तो जो भी इशू पे आप ऐसे लिख रहे हैं उसमें हमको रीज़न, प्रेजेंट स्टेटस, इंक्लूडिंग डेटा एंड सॉल्यूशन, ये चीज़ें लिखनी ही हैं। मतलब कोई भी टॉपिक है अगर आपके पास तो आपको उसमें रीज़न, प्रेजेंट स्टेटस, सॉल्यूशन एंड डेटा, इन चीज़ों को तो इंक्लूड करना ही है। बाकी भी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है बट ये चीज़ आपको मिस नहीं करनी है। ये चीज़ आपके जब सिलेबस में मैंशनड है तो ये पॉइंट्स आपके ऐसे राइटिंग में होना ही चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं या 4 टॉपिक्स हैं। आपने कोई भी 2 टॉपिक जो है वो आपने सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को इस 2 टॉपिक पे जो है वो ऐसे राइटिंग करनी है। तो क्या आप ये करेंगे कि आप टॉपिक पढ़े, आपने टॉपिक देखा ये टॉपिक है और आप लिखना स्टार्ट कर दिए? बिल्कुल नहीं, कभी भी आपको ये स्टेप फॉलो नहीं करना है। आपको टॉपिक देखते ही लिखना स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या होगा, आप कोई भी रैंडम इधर उधर के पॉइंट्स लिखेंगे जिससे आपका कोई भी फ्लो नहीं बनेगा ऐसे में और एग्जामिनर को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में। आपको ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करना है। ज़्यादा मार्क्स कैसे आएंगे? जब तक एग्जामिनर को वो ऐसे एंगेजिंग नहीं लगेगा या उनके नज़रों में ये नहीं रहेगा कि वन ऑफ द बेस्ट एसेज मैंने पढ़ा है, तब तक आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल सकते। तो ज़्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए आप रैंडमली कुछ भी पॉइंट्स तो नहीं लिख सकते। आपको उसके लिए एक फ्लो में लिखना है। अब आप फ्लो में कैसे लिखेंगे? उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या मतलब है, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, सपोज क्वेश्चन 1 है, टॉपिक ये है, आपने टॉपिक लिखा। आपको इस टॉपिक में जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी थॉट्स हैं आपके दिमाग में, सारी चीज़ें आपको कंसोलिडेट करना है। फिर आपको उसका एक फ्लो बनाना है कि आपको किसके बाद क्या लिखना है, जिससे एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ आपको इस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज है। और लास्ट में फिर आपको उसको कंक्लूड करना है। और आप कंक्लूड कैसे करेंगे? हमेशा जो आपका कंक्लूजन रहेगा वो एक पॉजिटिव नोट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में कंक्लूजन में बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी खराब है, गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे। जो भी चीज़ें हैं, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, उसका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में वो आउटकम ओरिएंटेड होना चाहिए। आउटकम ओरिएंटेड का क्या मतलब है? एग्जामिनर जब आपका कंक्लूजन पढ़े तो उनको ऐसा फील होना चाहिए कि आप एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए रेडी हैं। आप प्रॉब्लम्स को सिर्फ नहीं दिखा रहे हैं, आप उसका एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। आपको पता है कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। आपका विजन जो है वो बहुत ब्रॉड है, आप बहुत दूर तक सोच रहे हैं। ठीक है, आपको नैरो माइंडेड होकर अपना पेपर नहीं लिखना है। आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होकर हर चीज़ों को सोचना है, सारे एस्पेक्ट्स को सोचना है। तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कैसे? ठीक है, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था ग्लोबल वार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब वैश्विक उष्मीकरण एवं धारणीय विकास। अब आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए। आपको जितने भी पॉइंट्स याद आ रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, बहुत इजी टॉपिक है ये। आपको जितने भी पॉइंट्स याद आ रहे हो या आपको लग रहा हो कि मुझे इस टॉपिक के बारे में पता है, बहुत सारी चीज़ें पता है, आप सारे पॉइंट्स को एक बार नोट डाउन करिए कॉपी में। इसके बाद आप वीडियो को प्ले करके आगे का पार्ट देखिएगा। तो आपको समझ में आएगा कि मैंने जो बताया और आपने जो लिखा उसमें क्या डिफरेंस है, कहाँ पे कंटेंट लैग कर रहा है, कहाँ पे फ्रेमवर्क लैग कर रहा है, सब चीज़ आपको समझ में आएंगी। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सिर्फ डायरेक्ट सुनते जाएंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ पे पीछे हट रहे हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सोचिए, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क मैंने आपके लिए बनाया है। ये फ्रेमवर्क आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। अब इस फ्रेमवर्क का क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपको टॉपिक के बारे में अबाउट द टॉपिक वाला पार्ट आपके इंट्रोडक्शन में आएगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक आपका दिया है तो आप क्या कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में या तो डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई भी फैक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई थीम बता सकते हो। सपोज रिसेंटली कोई इस चीज़ के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई मीटिंग हुई है, कोई एजेंडा डिसाइड हुआ है, कोई स्कीम आई है, उसका कोई थीम है तो आप वो थीम लिख सकते हो। या फिर अगर आपको किसी थिंकर का कोई कोटेशन याद है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। इससे आपका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आता है रीजंस। रीजंस में क्या होगा, पास में से क्या फैक्टर्स थे जिसके कारण ये चीज़ें हुई हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। उनको भी हम डिफरेंट डिफरेंट सब हेडिंग्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आप पेस्टल अप्रोच फॉलो कर सकते हो, बहुत कॉमन अप्रोच है ये। पी से होगा पॉलिटिकल,
ई से होगा इकोनॉमिक, एस से होगा सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल और ई से एनवायरमेंटल। ये सारे जो रीजंस हैं ये आप कोट कर सकते हो। फिर आते हैं हम प्रेजेंट स्टेटस में। रीजंस, प्रेजेंट स्टेटस, ये सब आपको याद आ रहा होगा, सिलेबस में भी मेंशन्ड है कि हमको लिखना है। प्रेजेंट स्टेटस में सपोज आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हो, आपको उसको अपने डेटा के साथ जस्टिफाई करना है। जस्टिफिकेशन का क्या मीनिंग है, आपको बताना पड़ेगा कि पास में चीज़ें ऐसी थी और अब चीज़ें ऐसी हैं, तो इसका जो ट्रेंड है या तो वो डिक्लाइनिंग है या फिर ट्रेंड जो है वो ऊपर जा रहा है। जो भी फैक्टर्स हैं वो आपको बताने पड़ेंगे प्रेजेंट स्टेटस में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। अगर हम पॉल्यूशन के ऊपर लिख रहे हैं कोई ऐसे, तो पास्ट में पॉल्यूशन का लेवल कितना था और अभी पॉल्यूशन का लेवल कितना है, जब तक मैं दोनों फैक्ट्स नहीं लिखूंगी तो कैसे समझ में आएगा कि हमारा जो ट्रेंड है वो कैसा है। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रेजेंट स्टेटस वाले पॉइंट में जस्टिफाई करनी है। फिर इसी से रिलेटेड टॉपिक आता है करंट चैलेंजेस का। जस्ट इसके बाद अगर आप करंट चैलेंजेस बताएंगे तो आप एक फ्लो में जाएंगे, है ना। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने रीजंस बताया, फिर आप उसका प्रेजेंट स्टेटस बता के साथ में आप कंटिन्यू कर रहे हैं कि अब क्या क्या चैलेंजेस इसमें हमको आ रहे हैं। फिर से आप पेस्टल अप्रोच फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको सारे जितने भी ये जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक है, ये वाले जो भी चैलेंजेस, करंट चैलेंजेस हैं, ये मेंशन करना है। ठीक है, फिर हम आते हैं इम्पैक्ट पे। इम्पैक्ट कैसा हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या दोनों ही हो सकता है। तो इसमें आप एक स्टेक होल्डर अप्रोच फॉलो कर सकते हो। स्टेक होल्डर अप्रोच में हमको क्या करना है, इस टॉपिक का जो मतलब हम जो भी टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हैं, उस टॉपिक का जो स्टेक होल्डर्स पे है वो क्या इम्पैक्ट है। इंडिविजुअल के लेवल पे पॉजिटिव भी हो सकता है इम्पैक्ट और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों चीज़ें आपको लिखना है। सोसाइटी के लेवल पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। सेम चीज़ है गवर्नमेंट के लेवल में भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। और कंट्रीज पे, कंट्रीज मतलब डिफरेंट इंटर कॉन्टिनेंटल या फिर डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ऐसे आप रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो। क्योंकि आपका पहला जो टॉपिक है वो क्या है, इंटरनेशनल एंड नेशनल इश्यूज, है ना। तो अगर इंटरनेशनल इशू आता है तो भी आपको ये करना है, नेशनल इशू आता है तो भी आपको यही करना है। फिर आपको बताना है फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में। फ्यूचर ट्रेंड्स कैसा होगा, क्या ये चीज़ बढ़ने वाली है, क्या आगे जाके डिक्लाइन होने वाली है। ठीक है, हमारा पॉलिसी शिफ्ट किस तरफ है, ये सब आपको बताना है। फिर लास्ट में हम आते हैं वे अहेड, या फिर हम इसको बोलते हैं कंक्लूजन। ठीक है, तो आप इसको 2-3 तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स के बाद आप लिख सकते हैं पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में। पॉलिसी रिफॉर्म्स में आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं या फिर हमारा कोई भी अगर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है तो आप उसके बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए इस चीज़ को डील करने के लिए। कोई भी अगर इशू है तो लास्ट में उसका आपको एक सॉल्यूशन देना है, वो आएगा हमारे बेस्ट प्रैक्टिस में। फिर आप क्या करेंगे, आप 2 लाइन में कंक्लूड कर सकते हैं जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा था। सपोज आपने डेफिनेशन स्टार्ट किया था, तो लास्ट में आप उसी को ही रिलेट करके कंक्लूड कर सकते हो कि कंक्लूजन में क्या रहेगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हुई थी, तो हमको ये प्रैक्टिसेस करने से ये चीज़ें काफ़ी हद तक ऐसे सुधर सकती है। एक पॉजिटिव एंड आपको लेके जाना है। मतलब आपके ऐसे को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमको एक नेगेटिव ओवरव्यू या नेगेटिव चीज़ें समझ में आई। आपको लगना चाहिए कि ना ये स्टूडेंट ने हर चीज़ पॉजिटिव नोट में ख़त्म किया है। ठीक है, ये तो एक ओवरऑल फ्रेमवर्क था। ये फ्रेमवर्क आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, अब हम इसमें कोशिश करते हैं कि हम इसमें ऐसे कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आपका रफ वर्क वाला पेज होता है सबसे लास्ट में, आप बीच में अपना टॉपिक लिख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जितना भी काम है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, ये सिर्फ आपको 5 मिनट में करना है। बाकी टाइम आपको इन्वेस्ट करना है लिखने में। रफ वर्क में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर चीज़ आप यहाँ शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। ये तो आपको कोई चेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स यूज़ करना है, जल्दी जल्दी करना है सारी चीज़ें। सबसे पहले सपोज मैंने डिसाइड किया अबाउट द टॉपिक में, इंट्रोडक्शन में मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट चीज़ मैंने डिसाइड किया रीज़न है। रीज़न में मेरे को लिखना है PESTLE। पेस्टल अप्रोच के हिसाब से मेरे को रीजंस लिखने हैं। तो पी में सपोज पॉलिटिकल मेरे को कोई रीज़न याद नहीं आया तो मैं इसको क्रॉस लगा दूंगी। इकोनॉमिक रीज़न मुझे याद आ रहा है कि पास में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे याद आ रहा है कि फॉसिल फ्यूल पे हम डिपेंडेंट है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स में इकोनॉमिक रीजंस में लिखने वाली हूँ। तीसरी चीज़ क्या आएगी, सोशल। सोशल में मैं लिख सकती हूँ कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा कंजम्पशन जो है वो भी बढ़ रहा है, इसके कारण वेस्ट जनरेशन भी बढ़ रहा है, मुझे ये लिखना है। टेक्नोलॉजिकल में मैं लिख सकती हूँ कार्बन इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज जो थी वो पहले नहीं थी, अब हम R&D ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा हमारे पास कार्बन इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। फिर लीगल में सपोज मुझे कुछ याद नहीं आ रहा तो मैं इसके सामने क्रॉस लगा दूंगी। फिर आता है एनवायरमेंटल, अभी टॉपिक ही एनवायरमेंट का है, ग्लोबल वार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें तो आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। आप लिख सकते हो लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, फिर आप लिख सकते हो डिफॉरेस्टेशन के बारे में। ठीक है,
आप ड्रॉट्स के बारे में लिख सकते हो, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में आप लिख सकते हो। तो ठीक है, मैंने रीजंस में ये चीज़ें लिख ली। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट स्टेटस। प्रेजेंट स्टेटस में मैं ये बता सकती हूँ कि करंट जो अभी कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो 420 प्लस ppm पहुंच गया है, जो कि हाईएस्ट है ह्यूमन हिस्ट्री में अभी तक। फिर मैं इसी के साथ इसको बता सकती हूँ, इसी के कारण क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी जो है हीट वेव्स की वो बढ़ गई है, साथ में फ्लड्स बढ़ गए हैं, साइक्लोन्स बढ़ गए हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। ठीक है, ये रफ वर्क है, सिर्फ आपको रफ वर्क करना है अभी। नेक्स्ट चीज़ें क्या थी, इसके बाद मेरे को बताना था इसी से ही करंट चैलेंजेस। तो करंट चैलेंजेस में मैं क्या क्या लिखने वाली हूँ, फिर से पेस्टल अप्रोच, PESTLE। पेस्टल के बजाय आप दूसरे अप्रोचेस भी फॉलो कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या अप्रोच सही लग रही है। ठीक है, मैं पॉलिटिकल में लिख सकती हूँ कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। डेवलप कंट्रीज जो है वो सारा जितना भी रिसोर्सेज था वो यूज़ कर चुके, एक्सप्लॉइट कर चुके। अब जब डेवलपिंग कंट्रीज की बारी आई रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने की, तब क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारे फैक्टर्स आ गए बीच में, है ना। तो अब उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फिर मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकती हूँ कि ग्रीन ट्रांजिशन जो हम कर रहे हैं, ग्रीन ट्रांजिशन में क्या हो रहा है कि कॉस्ट जो है हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, क्योंकि हमने उतना ज़्यादा R&D में इन्वेस्ट नहीं किया था अभी तक। और अब हम R&D में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी वो एक्सपेंसिव होगी। विद टाइम क्या होता है, उसका कॉस्ट जो है रिड्यूस होता है, लेकिन जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर सपोज मुझे सोशल में पॉइंट याद नहीं आया, फिर टेक्नोलॉजिकल में भी नहीं याद आया, लीगल में भी नहीं याद आया। फिर मुझे एनवायरमेंटल फैक्टर में याद आ रहा है कि इरिवर्सिबल मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ठीक है, इरिवर्सिबल मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। इरिवर्सिबल मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो सी लेवल है वो भी राइज हो रहा है, वाटर लेवल भी राइज हो रहा है रिवर्स का, जिससे ज़्यादा क्या होगा, फ्लड आने के ज़्यादा चांसेस है ना। ये फैक्टर्स मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे। इसके बाद आता है मेरा नेक्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट। मेरे को अब लिखना है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में भी मैंने बताया था पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इसमें अब हम क्या करेंगे, स्टेक होल्डर अप्रोच फॉलो करेंगे। सबसे पहले इम्पैक्ट जो है इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, है ना। हेल्थ इश्यूज में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्किन कैंसर्स, ये सारे डिसीजेस हो रहे हैं। दूसरा, लॉस हो रहा है लाइवलीहुड का भी। बहुत सारे लोग जो है क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज़्यादा डेथ्स बढ़ गई हैं। ये आप डेटा के थ्रू इस चीज़ को वेरीफाई करके लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सोसाइटी का क्लाइमेट चेंज के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेटिक माइग्रेशन हो रहा है। दूसरा, इनइक्वालिटी बढ़ रही है लोगों में, जो ज़्यादा पुअर हैं वो ज़्यादा और ज़्यादा पुअर हो रहे हैं, जो रिच हैं वो और ज़्यादा रिच हो रहे हैं। ठीक है, फिर आता है गवर्नमेंट लेवल पे। गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट पे भी दो टाइप के इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो नए नए स्कीम्स लेके आ रही है इस चीज़ के लिए, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, गवर्नमेंट का भी जो है इकोनॉमिक बर्डन जो है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, फिर आते हैं हम कंट्रीज़ के ऊपर। कंट्रीज़ में हम क्या लिख सकते हैं कि जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस हैं, ठीक है, वो बढ़ रहे हैं। और ये तो हो गया नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव इम्पैक्ट। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या लिख सकते हैं कि कंट्रीज़ जो हैं वो साथ में आके अलग अलग जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो साथ में कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट आप पॉजिटिव में लिख सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हमने बना लिए। अब आता है फ्यूचर ट्रेंड। फ्यूचर ट्रेंड में भी आप लिख सकते हो कि अब हम हमारा फ्यूचर क्या है। अब हमारा फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है सोलर पे, विंड पे, ऐसी टेक्नोलॉजीज पे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल यूज़ करते थे वो उससे हम क्या कर रहे हैं, हम एक ट्रांजिशन कर रहे हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पर, ग्रीन टेक्नोलॉजी में। इस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका आंसर जो है समझ में आएगा कि आपने इम्पैक्ट बताया, इसके बाद आप बता रहे हो फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या हैं या फिर फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं। कन्वेंशनल जो फॉसिल फ्यूल पे हमारा डिपेंडेंस था उसको हम रिड्यूस करके आप किस तरफ जा रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी में आप ईवी के बारे में बता सकते हो, ग्रीन हाइड्रोजन वाली टेक्नोलॉजी के बारे में आप बात कर सकते हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में आप बात कर सकते हो। ये सब पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर आते हैं हम लोग पॉलिसी रिफॉर्म्स पे। पॉलिसी रिफॉर्म्स को या तो आप अलग से एक हेडिंग बना के लिख सकते हो या फिर आप वे अहेड में भी साथ में लिख सकते हो। आई वुड से कि अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें कोई दूसरा आप इसको एक सब टॉपिक बना सकते हो तो आप पॉलिसी रिफॉर्म्स को एक अलग टॉपिक में लिखो। इससे क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऐसे राइटिंग में। इसमें भी आप दो टाइप से लिख सकते हो, एक होता है इंटरनेशनल, एक होगा नेशनल। इंटरनेशनल में आप क्या क्या लिख सकते हो, पेरिस एग्रीमेंट है, फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लासगो में उसके बारे में आप लिख सकते हो कि उसमें हमने नेट ज़ीरो जो है
नेट जीरो एमिशंस जो हैं उसको अडॉप्ट किया, क्लाइमेट फाइनेंस की बात की थी हमने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आप लिख सकते हो, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। फिर आता है नेशनल इश्यूज, नेशनल मतलब नेशनल पॉलिसी रिफॉर्म्स। नेशनल पॉलिसी रिफॉर्म्स से आप एनएपीसीसी के बारे में बात कर सकते हो। इसमें 8 मिशंस हैं। इन मिशंस का भी आप नाम लिख सकते हो, नहीं तो फिर बता सकते हो इसके अंदर 8 मिशंस है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो नेट जीरो का टारगेट है 2070 तक, उसके बारे में आप बता सकते हो। ठीक है। फिर पंचमृत जो स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके बारे में भी आप बता सकते हो। ये हमने कब अडॉप्ट किया था, तो COP26 का जो कमिटमेंट था उसमें हमने पंचमृत स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया था। ठीक है। एक प्रीलिम्स में भी एक सप्तर्षि ऋषि के मॉडल के बारे में पूछा था, वो मॉडल का भी आप यहाँ यूज कर सकते हो, सप्तऋषि। ठीक है। अगर वो कहीं पे फिट हो रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हो, नहीं तो जरूरी नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बेस्ट प्रैक्टिसेस का। इसमें आप लाइफ मिशन, ठीक है, फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथेनॉल ब्रांडिंग, ये सब के बारे में आप बात कर सकते हो। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कंक्लूजन देना है। तो कंक्लूजन आप कैसा दोगे, इंट्रोडक्शन में आपने डिफाइन किया था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और आपने उसको कनेक्ट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो आप इसका कंक्लूजन कैसे दे सकते हो कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक चॉइस नहीं है हमारे लिए। ठीक है। वो क्या है, हमारे लिए सर्वाइवल का फैक्टर है। आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हो। साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि इंडिया जो है वो इसका एक पैसिव फॉलोवर नहीं है, बल्कि हम क्या है, इसके प्रोएक्टिव लीडर हैं। ये सब जो टर्मिनोलॉजीज हैं विद प्रैक्टिस आपके अंदर आएंगी। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ये सारे वर्ड्स जो हैं वो सीख जाएंगे लिखने के लिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऐसे राइटिंग, उतना ज़्यादा आपको ये सारे जो थीम्स हैं, ये सब जो कीवर्ड्स हैं वो सबके दिमाग में आएंगे। जैसे कि मैंने क्या बोला कंक्लूजन में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ नॉट अ चॉइस बट इट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। इंडिया इज़ नॉट अ पैसिव फॉलोअर बट अ प्रोएक्टिव लीडर। ठीक है। हम बहुत सारी पॉलिसीज लेके आए हैं। आप इसमें जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो पंचमृत स्ट्रैटेजी के बाद। ये तो मैंने आपको एक एक चीज़ें समझाई, इसलिए मुझे ये सब लिखने में बहुत टाइम लगा। बट क्योंकि आप बहुत सारा जब प्रैक्टिस करके जब जाओगे एग्जाम हॉल में तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट विल हार्डली टेक यू 5 मिनट्स टू राइट दिस। ठीक है। तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको इस फ्लो में लिखना है। अब आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन जिसमें डेफिनेशन रहेगी, फिर आप रीजंस कोट करेंगे। तो रीजंस में आप ऐसे हेडिंग बनाएंगे, सपोज इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आपको मेंशन नहीं करना है इंट्रोडक्शन। ठीक है। आपने लिखना स्टार्ट किया, ये आपका इंट्रोडक्शन था। फिर आपने लिखा रीजंस, रीजंस की आप एक हेडिंग बनाएंगे। रीजंस में भी आप एक हेडिंग बना सकते हैं ऐसे, सोशल, सोशल के सामने आप लिखेंगे अपना पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग आप बनाएंगे इकोनॉमिक, उसके सामने आप लिखेंगे अपना पॉइंट। इस तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है। पूरा ऐसे लास्ट तक जब आप पहुंचेंगे तो आपका बहुत अच्छा ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता थी और आपको कुछ चीज़ नया सीखने को मिला है तो आप ये चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो टॉपर्स हैं या जिन्होंने ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किए हैं, जिनकी भी RTI कॉपीज अवेलेबल हैं, उन्होंने कैसे अपना ऐसे लिखा है। आप बहुत कुछ इनकी कॉपी से भी सीख सकते हैं। ये जो पेपर है इसमें G20 के बारे में ऐसे लिखा गया है, इनको मिले हैं 43 मार्क्स आउट ऑफ 50। बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं ये, 43 आउट ऑफ 50। ठीक है। देखो इन्होंने कैसे स्टार्ट किया है, टुडे इंडिया इज मार्किंग इट्स आज़ादी का अमृत महोत्सव विद गोल्डन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस ईयर हैज़ अनदर लैंडमार्क इवेंट विद एड्रेसिंग एज द प्रेसिडेंसी ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन G20 समिट। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने कैसे स्टार्ट किया है, इन्होंने क्या बताया है, एक थीम बताया, आज़ादी का अमृत महोत्सव। मैंने बताया था आपको कि आप थीम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो G20 में इन्होंने बताया आज़ादी का अमृत महोत्सव। फिर उन्होंने क्या बोला कि लार्जेस्ट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ में इन्होंने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को भी मेंशन कर दिया। अब जब एग्जामिनर, आप एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए, जब आप अगर एग्जामिनर हैं और आप इनका पेपर चेक कर रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए 75 ईयर्स, आप बहुत इंप्रेस हुए। फिर आपने मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखा, आपने देखा इन्होंने बहुत बहुत अच्छे से G20 को उससे कनेक्ट किया। ठीक है। आपके दिमाग में अब इनके लिए इंप्रेशन अच्छा पड़ गया। अब आप देख रहे हैं कि इन्होंने सारी चीज़ों को ऐसे पॉइंट्स में लिखा है। ठीक है। इनका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है। इन्होंने क्या किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको इन्होंने अंडरलाइन किया है। आप भी अपने एसेज में जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उनको अंडरलाइन करिएगा। फिर इन्होंने सिग्निफिकेंस बताया है, तो सिग्निफिकेंस में इन्होंने डेटा के साथ हर चीज़ों को बताया, जस्टिफाई करके कि इस चीज़ का ऐसा सिग्निफिकेंस है जो हमने प्रेजेंट स्टेटस में बात की थी। ठीक है। फिर उन्होंने G20 की मेंबरशिप बनाई, बताई है विद फ्लो चार्ट। आप भी फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। फिर इन्होंने ट्रॉयका के बारे में बताया है। इसके बाद इन्होंने क्या बताया है, अब देखो ये इंटरनेशनल टॉपिक था G20 का।
है ना। अब इंटरनेशनल टॉपिक था तो इनको इन्होंने क्या किया है, इंडिया से कनेक्ट किया, इंडिया एंड G20, इसकी इंपॉर्टेंस इन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि मेजर एजेंडाज क्या हैं। फिर लास्ट में इन्होंने क्या बताया, इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। देखो इंडिया के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें भी इन्होंने दूसरे दूसरे सब सेक्शंस या सब टॉपिक्स बनाए हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, जियोपॉलिटिकल, सिक्योरिटी। फिर आते हैं चैलेंजेस। चैलेंजेस में करंट वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो ये भी किस में आ जाएगा, ये पॉलिटिकल में आ जाएगा चैलेंजेस में। दूसरा ग्लोबल सिनेरियो, ये भी पॉलिटिकल में आ जाएगा बट इन्होंने एक दूसरा सब टॉपिक बना लिया है। फिर आता है टेररिज्म, स्टैंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। उसके बाद क्या है, इन्होंने क्या लिखा है कि ये जो अबव चैलेंजेस हैं इसको अकाउंट में लिया जा रहा है। विद ऑल म्यूचुअल कोऑपरेशन बोथ इकोनॉमिकली एंड कल्चरली विल फैसिलिटेट टू ब्रिंग इंटरनेशनल पीस। इन्होंने इसके बाद इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की। इसके बाद यहाँ पे आप DPSP का जो आर्टिकल है वो भी लिख सकते हो, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी वाला। द नोशन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम इज बिंग रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज whole world is a family. This G20 summit will definitely open new doors towards India as a new emerging strong nations globally. ठीक है, आपने इनका कंक्लूजन देखा, इन्होंने क्या किया, लास्ट में वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। और सबसे पहले किस चीज़ के बारे में बात किया गया था, सबसे पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आपको समझ में आया कि कैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो कनेक्ट हो रहा है लास्ट में वसुधैव कुटुंबकम से। ठीक है, तो आप इनसे क्या क्या सीख सकते हैं, इनकी कॉपी से आप देख रहे हैं कि कैसे इंटरलिंकिंग होती है। ठीक है, हर जो टॉपिक है इसके बाद इन्होंने हर एक दूसरे पॉइंट को इंटरलिंक किया है। ये चीज़ें आप इनकी कॉपी से सीख सकते हैं। और जो प्रेजेंटेशन है, हर एक चीज़ को एक हेडिंग बना के लिखना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना। आपको पूरे टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सोशल का पॉइंट पढ़े। आप देख रहे हैं यहाँ पे चैलेंजिंग सिनेरियो की बात की, आप पढ़ के आगे बढ़ गए। फिर कल्चरल में न्यू दिल्ली में हुआ था, इसमें टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की गई है, या आप पढ़े और आप आगे बढ़ गए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को एक हिंट मिल रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन को भी अंडरलाइन किया गया है। अब हम एक हिंदी मीडियम की कॉपी देखते हैं, सेम टॉपिक पे है G20 पे। इनको G20 पे मिले हैं 35 मार्क्स। इन्होंने क्या किया है, स्टार्ट किया है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, उपर्युक्त प्रतीक वाक्य के साथ भारतवर्ष 2023 में G20 के 18वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने की भारतीय संस्कृति द्वारा भारत पहली बार G20 का नेतृत्व कर रहा है। आपने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा और आपने इसके पहले वाले आंसर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, आपको डिफरेंस समझ में आया कि मार्क्स कहाँ पे कम हो रहे हैं। ठीक है, फिर आया वर्तमान में। इन्होंने भी बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, मैंने इनका ऐसे पूरा पढ़ा है, इन्होंने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है। इन्होंने भी सेम चीज़ें लिखी है बट इनका जो लिखने का तरीका है और पहले वाले ऐसे में लिखने का तरीका है, दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों कॉपीज़ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप दोनों कॉपीज़ को ध्यान से पढ़ सकते हैं आराम से बैठ के। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं G20 का इन्होंने भी परिचय दिया है। फिर इन्होंने इसकी कार्य प्रणाली का एक हेडिंग बनाया जिसमें इन्होंने भी ट्राइका के बारे में बात की है, जो पिछले कॉपी में भी हमने देखा था। फिर भारत हेतु G20 का महत्व, इन्होंने भी ये हेडिंग बनाया है। फिर G20 के समक्ष चुनौतियाँ, इन्होंने क्या किया है, अलग से चुनौतियों का एक हेडिंग नहीं बनाया। जैसे उन्होंने क्या किया था, जियोपॉलिटिकल, टेररिज्म, ऐसे टॉपिक्स उन्होंने बताए थे, है ना, इन्होंने नहीं बनाया है। फिर आता है समाधान, इन्होंने लास्ट में क्या दिया है, समाधान। समाधान में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन इन्होंने भी यहाँ पे सब टॉपिक्स नहीं बनाए। फिर भारत हेतु आगे की राह, ये क्या है, इनका कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड। इसमें इन्होंने लाइफ मिशन और फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन द्वारा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की भी इन्होंने बात की है। तो इन्होंने क्या किया है, ओवरऑल सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया बट इन्होंने सब हेडिंग्स नहीं बनाई हैं। और मुझे लगता है इनका जो ऐसे है वो ज़्यादा बेटर है बट सब हेडिंग्स नहीं बनाने के कारण इनको मार्क्स कम मिले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ क्या समझ में आ रहा है कि आपको सब हेडिंग्स बनाना ही है। आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं आपको उनको पॉइंट वाइज लिखना है और जहाँ पे नीड है वहीं पे आपको पैराग्राफ में लिखना है। फॉर एग्जांपल आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये दोनों चीज़ों को तो आप पैराग्राफ में लिखिए बट बाकी चीज़ों को आप पॉइंट वाइज लिखिए हेडिंग बना के। इससे क्या होगा, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा लगेगा। और जहाँ पे भी नीड हो आपको फ्लो चार्ट बनाने की, वहाँ बना सकते हो। ज़बरदस्ती फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इन्होंने G20 का जो मेंबर्स हैं उनके बारे में ये फ्लो चार्ट बनाया था, तो ऐसे ही आप भी बना सकते हो। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्होंने कहीं पे नहीं बनाया क्योंकि ऐसे क्या है, ऐसे एक थ्योरी पार्ट है ना, मतलब हम क्या करते हैं, इसमें पूरा थ्योरी लिखा होता है, इसमें ऐसा नहीं कि डायग्राम्स होते हैं ऐसे में। तो जहाँ नीड वहीं पे फ्लो चार्ट बनाइएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दूसरी की भी जो कॉपीज़ अवेलेबल हैं RTI कॉपीज़, वो सब भी आप एक बार देख सकते हैं और आप उनसे जो जो सीख रहे हैं
वो सब चीज़ें आप नोट डाउन करके एक अलग कॉपी मेंटेन कर सकते हैं। अब देखो, अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है ऐसे के लिए। ये तो हमने कॉपीज़ देख ली। सपोज़ आप हर संडे को रिज़र्व कर रहे हो कि आपको एक ऐसे हर संडे को लिखना है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह से बैठे और लिखना स्टार्ट कर दिए। आपका जो पूरा वीक है मंडे से लेके सैटरडे का, इसमें आपको क्या करना है, ऐसे राइटिंग का एक टॉपिक सेलेक्ट करना है मंडे को, और पूरा सैटरडे तक आपको उस टॉपिक के बारे में बहुत सारे पॉइंट सोचने हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको गूगल करना है, आपको अलग अलग वेबसाइट से जाके देखना है। आपको खुद से सोचना है जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, और इस पूरे वीक आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे। सपोज आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, तो आप जो टॉपिक सेलेक्ट किया अगर उसमें फंडामेंटल राइट का कुछ पार्ट अगर आप इंक्लूड कर सकते हो, कोई जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का अगर आप वो इंक्लूड कर सकते हो, तो ये सब आपको सोचना है। फिर आपको संडे को बैठ के उस टॉपिक को लिखना है। ठीक है, आप एक बार लिखेंगे, हो सकता है आपका ऐसे उतना अच्छा नहीं लिखाएगा। मेरे को भी पता है कि फर्स्ट टाइम आप बैठेंगे तो आपको कुछ भी पॉइंट्स याद नहीं आएंगे, और अगर पॉइंट्स याद भी आ जाएंगे तो आप उनको अच्छे से लिख नहीं पाओगे। लेकिन 2-3 बार आप जब एसेज लिख लोगे ना, उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब मेरा हाथ बैठ गया, अब मैं इस चीज़ के बारे में अच्छे से लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। और आप साथ में क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी एसेस पूछे गए हैं अभी तक, आप उनको सेग्रीगेट कर सकते हो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आए हैं। ठीक है, जो करंट अफेयर्स में वॉर्स वगैरह चल रही है उनसे रिलेटेड कितने टॉपिक्स, जैसे अभी ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा है, तो हो सकता है इसके बारे में भी एक ऐसे का टॉपिक आ जाए। इस बार संकल्प बजट आया तो उसके ऊपर टॉपिक पूछा जा सकता है। तो ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे लिस्ट बनाना है, आपको देखना है कि किसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आने की, और जो भी टॉपिक्स आपको ऐसे लग रहा है कि आ सकते हैं आगे, उन टॉपिक्स के ऊपर आप एक ऐसे प्रिपेयर कर लो पहले से। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने बहुत कोशिश की है चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके समझाने की, और आप ये जो फ्रेमवर्क है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप बाद में भी कभी आप चाहें तो इस फ्रेमवर्क को अपने कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।